हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, है ना। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को समझे, है ना। हालांकि एक्चुअल में जो हम सब पढ़ेंगे आगे डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एक बार शॉर्ट में समझ लें। जैसे हमने कहा कि ये कोई चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज के पास हमें पता है कि चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इस चार्ज के पास हमने एक दूसरे चार्ज को रखा है, ठीक है, नेगेटिव या बोल दो पॉजिटिव, ठीक। तो ये चार्ज इस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, कहीं पर भी। या फिर हम इसे यहाँ रख दे तो यहाँ पर भी उस पर क्या लगेगा, फोर्स। या यहाँ रख दे, इस जगह भी उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो हमारा ये जो चार्ज Q है, इस चार्ज Q के आसपास एक ऐसा फील्ड बन गया है जिस फील्ड में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रख दे तो उस चार्ज पर क्या लगने लग जाएगा, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लग जाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स। तो ये जो फील्ड है, ठीक है, इसके आसपास का जो फील्ड है, जो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, है ना। अब हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जैसे हमने कहा जो कि ये कोई चार्ज है ना। अब ये चार्ज है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, है ना। मतलब ये हम लाइंस के थ्रू दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब इस फील्ड में अगर हमने मान लो जो यहाँ पर सिर्फ चार्ज रखा है, ओके, और इस चार्ज के पास कोई दूसरा मीडियम नहीं है, मतलब मान लो कि आसपास में एयर है, ओके, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। मान लो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये 100 है ना। 100 मतलब एक यूनिट हमने बोल दिया उसको, अभी आप उसकी यूनिट पर उसमें फोकस ना करें, है ना, ठीक है। एक इमेज बना के चले दिमाग में कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 100 है, एयर रखिए इसके आसपास। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इसके पास जो हम एक चार्ज रख दें, और सॉरी एक, ठीक है, सब्सटेंस रख दें, मटेरियल रख दें। तो ये मटेरियल जैसे ही हमने रखा तो हमने पहले क्या देखा था कि यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, 100। मतलब पहले केस में इसने 100 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, 100 यूनिट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई उसने। ओके, अब हमने ये जैसे ही क्या कर दिया, मटेरियल रख दिया यहाँ पर, तो ये मटेरियल के कारण अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 100 नहीं बचेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, है ना। कोई भी बच्चे समझने के लिए हम एक नंबर से समझा रहे हैं, 100 से मान लो कितना हो गया, 50 हो गया। तो क्या समझ में आया, नंबर्स इसलिए दिए आप इसको ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है ना। अदरवाइज नंबर से हमारे कोई मतलब नहीं है अभी। तो ऐसे हमने कहा कि एक चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने पर हमने यहाँ पर, है ना, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, चार्ज का, जिसे हम इससे बता दे रहे हैं ए, है ना, नॉट से। और यहाँ हमने मटेरियल रख दिया, तो मटेरियल रख देने पर मटेरियल का भी क्या हो जाएगा, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा। कैसे डिक्रीज कर देगा, तो मटेरियल के अंदर, ठीक है, किसकी प्रोसेस हो जाएगी, पोलराइजेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाएगा उसके अंदर। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अब क्या है, आप यहाँ भी कंफ्यूज ना हो, जो ये हम सारे पॉइंट डिटेल में आगे पढ़ने वाले, तभी टर्म्स ध्यान में रखकर चले कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण, ठीक है, क्या इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इधर की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस मटेरियल के अंदर, ठीक है, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया अब जो। तो इस तरह से ये मटेरियल क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक मटेरियल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है ना, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होने का अपोज करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा। तो उसकी ये प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड विच पास थ्रू ए मटेरियल इज कॉल्ड, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। मतलब अपोज करने की ये जो प्रॉपर्टी है
ये अपोज कितने से वो रजिस्ट करेगा, रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी ऑफ टू रजिस्ट, ऐसा भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। आया समझ में? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मतलब क्या, एक मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाएगा और उसके कारण वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर देगा, है ना। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जैसे पहले था कितना, ई नॉट था जो, है ना, इतना था। अब पोलराइजेशन हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो रिजल्टेंट डिक्रीज हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी वैल्यू से डिक्रीज करता है ना, मेजर ऑफ, ठीक है, मेजर ऑफ अपोजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना अपोज करेगा, कितने टाइम्स डिक्रीज करेगा, ये सब इसी को भी जो हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं सिंबल एप्सिलॉन से, है ना। सिंबल एप्सिलॉन मतलब कि यहाँ पर ये ऐसा भी बनता है, क्या पढ़ा जाता है इसे, एप्सिलॉन, ओके, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन भी पढ़ा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन या इस तरह से भी बनाया जाता है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये होगा जो थोड़ा सा ई जैसा दिखता है, लेकिन ई जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा ना। तो ये रहा उसका नोटेशन, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज होता है, एयर की परमिटिविटी के, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी, मतलब एयर भी जो अपोज करती है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एयर नहीं करेगा, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा ये फ्री स्पेस है, ठीक है, फ्री स्पेस से मतलब, ठीक है, वैक्यूम बोल देते हैं हम, ठीक है, वैक्यूम, कुछ भी एयर नहीं है वहां पे, तो हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस केस में अगर हम यहाँ पर एयर रख दें, एयर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्लाइटली डिक्रीज कर देती है इन रिस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने वाली बात नहीं आती, लेकिन अगर हम एयर भी रख दें तो एयर भी थोड़ा सा डिक्रीज करेगी यहाँ पर, है ना। तो एयर और ये कितना डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको हम उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने टाइम डिक्रीज करेगी उसको हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और उसके लिए हम डिनोट करते हैं सिंबल एप्सिलॉन नॉट से, ओके। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। और इसकी यूनिट, है ना, यूनिट का ध्यान रखना, एयर के लिए यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट, या इसे एप्सिलॉन 0 भी पढ़ा जाता है, और इसे हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा यूनिट जो, इसकी यूनिट हम बनाते हैं कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r इसके, है ना। ये अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, मतलब इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में ये फॉर्मूला आया नहीं है, अभी इसके जस्ट बाद हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन यूनिट कहाँ से याद रखें, जैसे जनरली जो परमिटिविटी की यूनिट हमें याद नहीं रहती है ना, तो उसे याद कहाँ से रखें, इससे, तो यहाँ से आप जैसे किसकी यूनिट बनानी है, एप्सिलॉन की, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इधर आ गया, इधर क्या आ गया, Q1 Q2/r², तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो सॉरी अपॉन में कौन भी आ गया यहाँ, F, ठीक है। तो यहाँ ये तो कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं, ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम इनटू कूलम, तो क्या हो गया कूलम स्क्वायर, और फोर्स की यूनिट न्यूटन, और यहाँ आर की स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस होती है चार्जेस के बीच, तो मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये उसकी यूनिट आप यहाँ से याद रख सकते हो, ठीक है। तो कितनी होगी इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है, वर्ड में लिख देता हूँ मैं, कूलम, ठीक है, अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और सिंबल में भी आया था कि जनरली कूलम, ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सॉरी यहाँ कूलम स्क्वायर आएगा ना। फिर नेक्स्ट बच्चों इधर
है ना। ऐसा एक और यूनिट हम यूज करते हैं और वो आती है जो फेरेड, ठीक है, फेरेड पर मीटर, है ना। अब ये यूनिट कहाँ से आ गई, ये तो समझ में आ गया यहाँ से ही, ठीक है। आगे चल के जो हम कैपेसिटी वाले चैप्टर में, है ना, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां से, ठीक है, हमारे पास कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 r, है ना। ये आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा है, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर पार्ट्स में आएगा। तो वहां पर इससे जो कैपेसिटी की यूनिट होती है फेरेड, है ना। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। आर की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियस है, आर रेडियस को इंडिकेट करती है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बन जाएगी फेरेड, है ना। रेडियस की यूनिट मीटर, इधर क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बन गई फेरेड पर मीटर, ठीक है। सिंबल में हम इसे एफ, कैपिटल एफ अपॉन एम लिखते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी यूनिट, है ना। याद ऐसे जनरली नहीं रह पाए तो आप इन दोनों से याद रख सकते हो, है ना। फिर नेक्स्ट जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ से निकाले हम, चलिए इससे निकाल लेते, है ना। कूलम अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, इससे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं हम। कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, चार्ज है 80, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला 80 स्क्वायर, है ना। फिर एन न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml (10⁻², ओके। मीटर मतलब लेंथ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, कितना आ जाएगा अपने यहाँ, पावर के अकॉर्डिंग लिख देंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ क्या हो गया, एम एल (10⁻²) और ये एल स्क्वायर, है ना। अभी ठीक है, सिंप्लीफाई कर ले तो कितना आ जाएगा अपने यहाँ पर, ठीक है। एम ऊपर आ जाएगा, एम, है ना, कितने हो जाएगी यहाँ पे -1 एम की पावर, एल, एल यहाँ क्या होगा क्यूब, ये एल की पावर 1 है, यहाँ 2 है, एल क्यूब हो गया, ठीक है। और इधर ठीक (t⁻²), ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, इसकी साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो (t⁻⁴), है ना ये। और यहाँ पर जो बचा है ए स्क्वायर, ये हुआ उसका डायमेंशनल फॉर्म, ओके। अब एग्जांपल के लिए जो जैसे एयर की परमिटिविटी, है ना, शॉर्ट में परमिटिविटी ही बोलकर चलेंगे हम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, है ना। तो परमिटिविटी ऑफ एयर कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट 8.86 10⁻⁻12 कूलम यूनिट, कूलम न्यूटन मीटर (10⁻⁻²), है ना। ये होगी उसकी परमिटिविटी ऑफ एयर। इसको याद रखिएगा जो हमेशा, इस वैल्यू का हम यूज आगे बहुत बार करेंगे। तो 8.85 भी लिखा जाएगा कहीं पर, है ना। एक्चुअल में ये 8.F54 ऐसा होता है ना, ये ऐसी वैल्यू होती है। तो हम उसको यहाँ 8.86 भी लिख देते हैं, या कहीं पर आप 8.85 भी लिखा पाओगे, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्लियर, क्या मतलब, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है अपोज करने की, है ना, और उसकी मेजर, ठीक है, को हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है, अपोज करने की मेजर, उसकी मेजरमेंट, है ना। अब नेक्स्ट जो अगला है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं जनरली, है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहेंगे हम, मतलब हम किसी मीडियम की परमिटिविटी कंपेयर कर रहे हैं एयर और वैक्यूम से, तो उसे हम बोलते हैं जो रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर, चलिए ये रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ लिख देता, रिलेटिव, ओके, परमिटिविटी ये हो जाएगी किसके इक्वलेंट, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम
टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, मतलब हम किसी मटेरियल की परमिटिविटी या किसी मीडियम की जो परमिटिविटी, ठीक है, एयर से कंपेयर कर रहे तो हम उसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या डायरेक्टली कांस्टेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी उसकी, है ना, यही डेफिनेशन बन जाएगी, द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक, टू द permittivity of air or vacuum is called, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, क्या बोलते हैं इसे, इज कॉल्ड परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, एंड it is denoted by, okay, it is denoted by k, k से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। तो k यहाँ पर हो जाएगा, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं हम, और परमिटिविटी ऑफ एयर को एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से k इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब हमारे पास, ठीक है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी हो या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो किसी मटेरियल का, तो हम उसकी क्या फाइंड कर सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, उस मीडियम की, बस उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, परमिटिविटी ऑफ एयर से, ओके। तो ये है ना। अब एक्चुअल में पे यहाँ, ठीक है, इसे परमिटिविटी को हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में भी दे सकते हैं। तो ठीक है, जैसे हम अभी पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर फोर्स, ठीक है, अभी रिमाइंड कर दो छोटा सा, बाकी इसको हम आगे और देखेंगे। तो परमिटिविटी जो हमारे पास, जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, तो एयर में फोर्स हम निकाल रहे हैं, तो एयर में फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। और अगर कोई मीडियम है यहाँ पर, तो मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। तो अगर आप इसको डिवाइड करो यहाँ पर, है ना, मीडियम को, ठीक है, F मीडियम को आप डिवाइड कर दो किससे, F एयर से, तो यहाँ पर, है ना, फोर्स इन एयर, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो इसको डिवाइड कर रहा है, तो 1 अपॉन सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/k, है ना। तो 1/k, तो यहाँ से k कितना आ गया हमारे पास, k आ गया, ठीक है, F एयर अपॉन F मीडियम, है ना। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम फोर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना। तो फोर्स के टर्म्स में क्या हो जाएगा वो, ठीक है, फोर्स के टर्म में अगर लिखना चाह रहे हैं k, तो ये हो जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, ओके। ये मतलब दो चार्जेस के बीच में, उन्हें एयर में रखने पे लगने वाला फोर्स और उन्हें मीडियम में रखने वाला फोर्स का रेशो डायरेक्टली कौन, फिर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी निकालते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी क्या ही आएगा, ये F इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, ये सब आगे आते जाएंगे तो रेशो, है ना। तो ये एक फॉर्म ये हो गया उसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में भी निकालते हैं, तो K तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इन एयर, है ना, पोटेंशियल इन एयर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मीडियम,
ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एयर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मीडियम, ये ओके। या इसे हम कैपेसिटी के टर्म्स में भी निकालते हैं, है ना, ये सब हम आगे पढ़ते आएंगे। तो कैपेसिटी के टर्म्स में हो जाएगी कैपेसिटी इन मीडियम एंड कैपेसिटी इन एयर, ओके। ये मतलब ये इतने फॉर्म है जो रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के तरीके, मतलब किसी मीडियम की हमको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी निकालनी हो, सॉरी, या उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना हो, तो कैसे निकाला जाता है प्रैक्टिकली, है ना। प्रैक्टिकली तो हम ऐसे निकालते हैं कि हम दो चार्जेस ले लेते हैं और दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करते हैं, उनको इतनी इतनी डिस्टेंस पे रखकर, फिर जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है उसको उनके बीच में रख देते हैं और फिर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको उस मीडियम का क्या निकल कर आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हो गया, और इसके एग्जांपल भी तो यहाँ पर, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का, एयर फॉर एयर और वैक्यूम, है ना। एयर और वैक्यूम के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 1, याद भी रखना इस वैल्यू को। फिर दूसरा बच्चा यहाँ पर फॉर मेटल, है ना, मेटल्स के लिए के कितना होगा, ठीक है। चल मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूँ, जो फॉर एयर है और वैक्यूम, है ना, के कितना 1, ओके। फिर फॉर मेटल्स के इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना। के इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि जैसे जो हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किसी चार्ज ने यहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने यहाँ पर, ठीक है, एक मेटल रख दी, तो ये मेटल के अंदर, ठीक है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इनफाइनाइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, कितने टाइम डिक्रीज कर देगा, जैसे यहाँ समझो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, ओके। तो एयर में मीडियम मतलब जिस मटेरियल का हम निकालना चाह रहे हैं उसको हम मीडियम बोलते हैं। तो मेटल बोल रहे हैं तो मेटल के बदले यहाँ मेटल लिख दिया है ना, मीडियम के बदले, इससे ये वाले से निकाला है ना। तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो यहाँ हम रख देंगे इनफाइनाइट, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, मतलब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, 0 होता है। मतलब मेटल की पोलराइजेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, वो ज्यादा पोलराइज्ड हो जाएगी, है ना, लगभग कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। और वो जब पोलराइज्ड हो गई, है ना, तो कंप्लीटली पोलराइज्ड अगर हो जाएगी तो यहाँ पर, तो फिर उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा ही डिक्रीज कर देगी, लगभग 0 हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से, तो मेटल के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 0 है, तो सॉरी इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट होने का मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने टाइम डिक्रीज कर देगा, वो सीधा 0 कर देगा, है ना, ऐसे। तो ये रहा हो जाए ना, मेटल हो गया। फिर नेक्स्ट जो फॉर एयर, सॉरी फॉर वाटर, वाटर के लिए के होता है 80.4, है ना, 80.4, राउंड फिगर आप उसको 81 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या 80 लिख सकते हो, जो लिखना है ना, 81 ले लो या ऐसे। तो ये हमारे पास किसके लिए आ गया, वाटर के लिए, जो, ठीक है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81, मतलब वाटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को या चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स को डिक्रीज करता है ना। क्या समझे हम इसके, वाटर भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 81 होता है, मतलब वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स को डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे इसका एक डेली लाइफ में देखा जाने वाला एग्जांपल जो आप समझो, है ना, कैसे कि जैसे आप सॉल्यूशन बनाते हो, जो है ना, किसी मटेरियल का आप सॉल्यूशन बनाते हो, किसी केमिकल का, तो उसमें हम वाटर डालते हैं, तो वाटर डालने से वो मटेरियल क्या हो जाता है, टूट जाता है, मतलब
डिसॉल्व हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है। तो ऐसा क्या हो गया वाटर डालने पर कि वो सारे पार्टिकल, जैसे हम एक नमक का है ना वो ले लेते, नमक का एक पीस ले ले इतना बड़ा है ना, और उसको हम पानी में डाल दें तो हम देखेंगे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा जिसे हम कहेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वाटर ने ऐसा क्या कर दिया वहां पर कि पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। हम इस चौक को पानी में डाल देंगे, ये छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा, क्यों? तो उसका रीजन है कि जैसे ये चौक है, इसके पार्टिकल क्यों बंधे हुए एक दूसरे से, क्योंकि पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जो। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण सारे पार्टिकल एक दूसरे को चिपके हुए हैं। ओके, अब अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पानी में डाल देंगे तो पानी में डालने से क्या होगा, पानी इलेक्ट्रिक फोर्स को डिक्रीज कर देता है ना। पानी उसको अगर हम वाटर में डाल दे तो वाटर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा तो ये चौक के पार्टिकल के बीच में फोर्स कम हो गया तो दूर हट जाते हैं, मतलब वो है ना पार्टिकल में टूट जाएगा, है ना। ये डेली लाइफ में देखा जाने वाला एग्जांपल जिसको हम ये डायलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बेस पर है ना एक्सप्लेन कर सकते थे, इसलिए हमने उसका एग्जांपल दिया। ठीक है, तो मेटल के लिए, वाटर के लिए, फिर ऐसा बहुत सारे हमारे पास मटेरियल रिलेटेड जनरली कुछ चीजें याद रखें। फॉर ग्लास, ठीक है, ग्लास के लिए के होता है 5.1, ओके 5.1 मतलब 5 है, और 5 फॉर माइका है ना, माइका के लिए यहाँ पर के होता है 5.3 समथिंग, ओके। फिर यहाँ जो 6 केरोसिन के लिए, ओके फॉर केरोसिन, तो केरोसिन के लिए ये होगा जो 2, ठीक है। और फिर वैक्स के लिए के होगा 2.3 समथिंग, है ना। तो ये है कुछ ठीक है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हमारे पास मटेरियल का हो तो हम उसकी उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमको निकालना है किसकी, केरोसिन की, है ना, केरोसिन की परमिटिविटी। तो आप कैसे निकालोगे केरोसिन की परमिटिविटी, क्या करेंगे, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके बराबर होती है ना, केरोसिन की परमिटिविटी के ये हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। तो कितने आएगी, के केरोसिन के लिए कितना है 2, एप्सिलॉन कितना है हमारे पास 8.86 10⁻⁻12 ये यूनिट उसकी, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे आपको उसकी क्या मिल जाएगी, परमिटिविटी। तो हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रख ले बेटो, ठीक है। जैसे हम हर मटेरियल की परमिटिविटी अलग अलग नहीं याद रख सकते, बहुत भारी वैल्यूज रहेगी, तो हम कॉमन सी जो क्या चीज याद रख ले, परमिटिविटी ऑफ एयर, है ना, ये तो याद रखना ही है ना, और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का। तो ग्लास का 5 है, अप्रोक्स 5 है मान लो, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ये इसमें, है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी परमिटिविटी मिल जाएगी, ग्लास की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज्यादा परमिटिविटी किसकी है, मेटल की, फिर उससे कम वाटर की, ठीक है। फिर यहाँ जो हमने एग्जांपल लिखे, फिर उससे कम परमिटिविटी किसकी है, ये माइका की, ग्लास की, ऐसे। तो ये सारे हमारे डायलेक्ट्रिक मीडियम कहलाते हैं। जो डायलेक्ट्रिक मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स को कम कर दे, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर दे, उसे हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं जो, ओके। तो चलिए ये था हमारे पास परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, है ना। अब यहाँ से जो इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखना, जैसे ये इनके हमारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, चूज द करेक्ट आंसर में, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होती है, ये है ना, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसे याद रख लें, है ना। फिर फेरेड पर मीटर और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब यूनिट याद हो जाए जो, तो फिर आप क्या निकाल सकते हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हो। और ये यूनिट कहाँ से निकाली, डायरेक्ट याद नहीं रह पाती है, ऐसी कूलम्ब ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है जो, तो फिर कहाँ से बना लोगे आप, किसके फॉर्मूले से बना लोगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद रह पा रही है इसकी यूनिट परमिटिविटी की, तो किससे, ये तो फॉर्मूला याद रहता ही है,
है ना। तो ये इससे आप बना लेना उसकी, है ना, ठीक है। अभी जैसे हमने बनाई, ठीक, फिर यहाँ और एक पॉइंट है ना, ये सब इनके फॉर्म में डिफाइन करना है तो इनके फॉर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हो। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन, ठीक है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। ऐसे रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज कॉल्ड एस एन, है ना। तो ये सारी डेफिनेशन है ना, कोई लिखने की जरूरत नहीं, बस इनको याद रखो, इस सिस्टम में लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर से इनको याद रखें, फॉर एयर और वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1। ये भी हमारा बहुत कुछ सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स अगर बनने हो तो वो यहाँ से पूछ लेता है। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट, है ना। मोस्टली मेटल और एयर पे पूछता है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज याद रखें। और ये भी परमिटिविटी ऑफ एयर, तो इस पर ऑब्जेक्टिव बनता है ना, इस यूनिट पर ऑब्जेक्टिव बनता है और इन पर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, नोट कर लीजिए। ये जो माइका की है ना क्या होती है 5.7 होती है, मैंने 5.3 लिख दिया था, ठीक है।